मुंब्रा में 8 मंजिला इमारत के जमींदोज होने के बाद चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया। कई लोगों ने अपनों को खोया। दुख और खौफ के इस माहौल के बीच लोगों पर सरकारी डंडा भी चलना शुरू हो गया। लोगों को बिना नोटिस दिए आनन फानन में घरों से निकाल दिया गया। मुंबई में अपने घर का सपना लिए लाखों लोग हर साल आते हैं। कुछ किस्मत वालों को ठाणे की इस लकी बिल्डिंग में जब मकान मिला तो उनका ये अरमान भी पूरा हो गया। लेकिन जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी बहुत जल्द उनके लिए जिंदगी भर का सपना बन गई। बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से इन्हें छत तो मिल गई, लेकिन इस छत के नीचे बसे कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए दफ्न हो गई। एक इमारत पल भर में कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती है, 72 लोगों की मौत होती है। तब प्रशासन की नींद भी टूटती है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि यह हादसा है या हत्या है। कानून, नेता और अफसर, इन तीनों के बीच अगर कोई पिस रहा है तो पिस रहा है आम इंसान। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी तकलीफ से 14-15 साल की उम्र से मैंने मजदूरी चालू किया और पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया। मेरी एक तमन्ना थी कि मैं अपने घर वालों को एक अपने खुद के घर में रहूं। इमारत गिर गई, शोर थम गया, कानून अपने काम में जुट गया, लेकिन नसीरुद्दीन के लिए जिंदगी फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से शुरू हुई थी। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया था, लेकिन इस घर ने ही उसका सब कुछ छीन लिया। अपनों को खोने के गम का एहसास भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो कर्ज में डूब चुका है। इधर उधर से कर्जा लिया, अपने घर का कुछ जेवर था मैंने बेचा, और बेचने का मैंने इस घर को लिया तो मैंने 4 से 5 लाख रुपए मैंने इनको दे दिया था। 12 लाख का मैंने फ्लैट लिया था। लेकिन ऐसा करना हुआ कि हमारी किस्मत में घर भी नहीं रहा, और प्लस हमारे बड़े अब्बा के लड़के थे, यहाँ पे मैंने उनको लाके रखा था। तो एक मेरी भाभी थी और 4 बच्चे, इसी में मतलब उनका भी डेथ हो गया। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिस दूसरी बिल्डिंग में इन्होंने शरण ली, उसे भी अवैध बताकर इन्हें घर से बाहर फेंक दिया गया। उन लोग का कहने का है कि भाई ये भी गैर कानूनी बिल्डिंग है, मतलब ये हमने परमिशन नहीं दिया, बगैर परमिशन के इसके बन गया है, और इसीलिए मतलब इसको तोड़ दिया गया। नसीरुद्दीन अकेला नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो सिस्टम का शिकार हैं। अब ना तो उनके पास पैसा है और ना ही रहने के लिए छत, बचा है तो सिर्फ डर। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप ऐसा बोलते परमिशन नहीं दिया गया, ठीक है परमिशन, यहाँ पे एक झोपड़ा छोटा सा एक पत्ते का घर बनाने के लिए भी सरकार को बोलते पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो रोज महानगर पालिका का डब्बा आता था, घूमता था, आता था, जाता था। तो 8 महले का टावर बगैर परमिशन के, बगैर तुम्हारे पता किए कैसे बन? दरअसल ये कहानी सिर्फ नसीरुद्दीन या ठाणे हादसे के शिकार परिवारों की नहीं है। ये मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी ही बिल्डिंगों में रह रहे लाखों लोगों का दर्द है। न सिर्फ ठाणे बल्कि कल्याण और डोंबिवली जैसे कई इलाकों में यही हालात हैं। ठाणे महानगर पालिका के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस वक्त इलाके में तकरीबन 1200 इमारतें बेहद जर्जर हालत में हैं। इनमें करीब 22,000 लोग रह रहे हैं। पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को देखें तो यहाँ तकरीबन 70,000 लोग किस्मत के सहारे जिंदा हैं। इमारत हादसे के बाद नगर पालिका ने 14 इमारतों को गिरा दिया और लगभग 70 इमारतों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि इस इलाके में 90% गैर कानूनी इमारतें हैं। थोड़ा वक्त और ये शोर थम जाएगा और सब कुछ वापस ठर्रे पर आ जाएगा। न तो ये सख्ती होगी और न ही ऐसी गैर कानूनी बिल्डिंगों पर कोई कार्रवाई, लेकिन इन इमारतों में रहने वाले मौत के साए में जिंदगी गुजारते रहेंगे, इस डर के साथ कि कहीं उनका आशियाना उनकी कब्र में न बदल जाए। तेज के लिए मुंबई से आदित्य अमन। मुंबई में पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 950 इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। लोग फाइलों और उनके बीच दबी उम्मीदों के सहारे कई सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बस पूरी भर करने में लगी है। देखिए देश की आर्थिक राजधानी में कैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं लोग। दक्षिण मुंबई का नागपाड़ा इलाका। इस इमारत को जरा गौर से देखिए, आपको देखकर ही एहसास हो जाएगा कि इस बिल्डिंग में रहना खतरे से खाली नहीं।
75 साल पुरानी आखिरी सांसें ले रही इस बिल्डिंग में अब भी 50 परिवार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी हालत देखकर हम ये बात कह रहे हैं। 2011 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि ये इमारत रहने लायक नहीं है, लेकिन फैसला आने के 2 साल गुजर जाने के बाद भी लोग इसमें रहते हैं। कोर्ट में इनकी अपील भी सिस्टम के पेंच में फंस कर रह गई है, लेकिन कोई और आशियाना न होने की मजबूरी में ये मौत की इस इमारत में रहने के लिए मजबूर है। माड़ा को हम लोग बोला हमको ट्रांसिस कैम्प में रूम दीजिए, ये बिल्डिंग डिलीवरी डिमोलिशन करके हमको ट्रांसिस कैम्प में रूम दीजिए, जब नया बनेंगे हम लोग आके रहेंगे। बहुत सारे लेटर वगैरह लिखा है, कोर्ट में भी हम लोग कटकट आया है, उसका रिप्लाई अभी सिटी सिविल में हमारा फेवर में भी आया। बिल्डिंग डिलीवरी कंडीशन कभी भी गिर सकते हैं ऐसा करके, तो लैंडलॉर्ड ने अगेंस्ट में उसमें हाईकोर्ट में केस अपील किया। अभी हाईकोर्ट में ऐसा अपील किया, माड़ा को पूरा अथॉरिटी दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, या रिपेयरिंग करो या बिल्डिंग एक अच्छा कंडीशन में रखो, ऐसा किया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन्होंने। दरअसल महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी की दलील है कि इस इमारत को तोड़कर नहीं बनाया जा सकता और इसकी मरम्मत की जानी चाहिए। बिल्डर भी महाड़ा के फैसले के साथ है, लेकिन ना तो इसकी मरम्मत हो रही है और ना ही इसे तोड़ा जा रहा है। मायानगरी मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी और दूसरी तरफ यहाँ रह रहे लोगों का ये सच। एक ही शहर के ये 2 पहलू हैं। मुंबई में करीब 950 इमारतें ऐसे ही हालात में हैं, जहां लोग कल की आस में आज को दांव पर लगा रहे हैं। कई बार तो खुद ही लोग इसे रिपेयर भी करा लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक? 2 जून रोटी की लाई में ऐसे जीना मुश्किल है। हर जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 96 से हम लोग चालू किए, भाई कंडीशन खराब है, मैं खुद इनिशिएट लिया हूँ, मैं कहीं पे माड़ा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काला चौकी पे लेटर दिया हो, चीफ मिनिस्टर को लेटर दिया हो, और सिंधेवाड़ी जो रिकंस्ट्रक्शन है बोर्ड है, माड़ा का ही दूसरा डिवीजन यूनिट है, वहाँ पे मैंने लेटर दिया हो। जो माड़ा का जो मेन ऑफिस है, यहाँ ये बिल्डिंग में खासियत क्या है, सचिन भाऊ आहिर जो चेयरमैन थे माड़ा का उस टाइम, उन्होंने ये बिल्डिंग में विजिट देके गए खुद। दरअसल सरकारी महकमा तब तक गंभीर नहीं होता जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, और हादसे के बाद फिर सन्नाटा छा जाता है और अपने ही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग इन जर्जर इमारतों से रोज फरियाद लगाते हैं, रोज पुकार करते हैं और रोज आहें भरते हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। शायद सिस्टम, प्रशासन या हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब इनकी आवाजें चीख पुकार में बदल जाएगी, तब हम कुछ कदम उठाएंगे। हकीकत कड़वी जरूर है, लेकिन जिनके ऊपर इन लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी है, उनका जवाब भी सुन लीजिए। आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। मुझे मालूम है कि हम लोगों ने 12 बिल्डिंग डिलैबरेटेड करके डिक्लेयर की गई है। वो 12 बिल्डिंग को मैंने अभी तक 2 बार खुद विजिट की है मेरे 7 मंथ के पीरियड में, लेकिन वहाँ पे लोगों का कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। इन टूटी फूटी इमारतों में रहने वालों की जिंदगी कब सुधरेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि एक आम आदमी सरकारी दांव पेचों से आखिर कब तक लड़ेगा। बार बार गुहार लगाने के बाद सरकार की नींद है कि टूटती नहीं, और दूसरी तरफ ऐसी बिल्डिंग में रहने वालों को चैन की नींद आती नहीं। तेज के लिए मुंबई से आदित्य अमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में सैकड़ों इमारतें हैं जो खतरों का घर है। ऐसे घरों में नगर निगम ने नोटिस लगाकर इन्हें खतरनाक घोषित कर दिया है, पर लोग मजबूरी में इन घरों में रह रहे हैं, जिंदगी को दांव पर लगाकर। मुंबई का मलाड इलाका, शक्ति भवन, अपने नाम से उलट इस बिल्डिंग में अब लोगों को संभालने की ताकत नहीं बची है। बीएमसी का यह नोटिस चीख चीख कर कह रहा है कि यह इमारत रहने लायक नहीं है। यह नोटिस आज नहीं लगा, बल्कि 3 साल पहले यानी 2010 में लगाया गया था। लेकिन सोचकर भी आपको हैरानी होगी कि अब इस बिल्डिंग में 45 लोग रहते हैं। क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं? यहाँ ऊपर लोग रह रहे हैं, वो अपना पैसा, उनकी कैपेसिटी है नहीं पैसा लेने की, तो कहाँ जाएंगे, तो बाहर कहाँ जाएंगे, भाड़ा भी नहीं दे सकते बिल्डर, तो भी करेगा क्या पब्लिक, वहाँ दुकान वाले भी कहाँ जाएंगे, बरोबर क्या नहीं। फिर अभी बीएमसी तो नोटिस अपना देके छूटा, हाथ ऊपर कर लिया, बिल्डर ने अपना ऊपर कर लिया, हम लोग कहाँ जाएंगे। लोग जानते हैं कि वो खतरे से खेल रहे हैं, वो यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन कहीं और जा भी नहीं सकते।
दरअसल इस बिल्डिंग को ठीक करने के लिए परमिशन का इंतजार है। लोग भी उसी लेटर की आस में यहाँ डेरा डाले हुए हैं। अगर बिल परमिशन देती है बीएमसी और अपना क्या नाम ये डिफेंस वाला, अगर परमिशन देने को तैयार तो सब बाहर निकलने को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब रेडी है। लेटर कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। 3 साल पहले ही इस इमारत को असुरक्षित घोषित कर बीएमसी अपना काम पूरा कर चुकी है। अगर कोई हादसा होता है तो वो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकती है कि उसने तो पहले ही चेतावनी जारी कर रखी है। मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जो खतरे की जद में हैं। ऊंची ऊंची शानदार इमारतों के शहर में ये इमारतें कहीं खो जाती हैं और ये खबर तभी बनती है जब इनमें कोई हादसा हो जाता है। तेज के लिए मुंबई से आदित्य अमन। हादसों के शहर मुंबई में मौत की इमारतों की लिस्ट बनाई जाए तो आंकड़ा सैकड़ों में आएगा। अक्सर स्थानीय प्रशासन इन घरों में रहने वालों को जबरन बेदखल करता है, लेकिन आशियाने की कमी के मारे ये लोग नगर निगम का अभियान खत्म होते ही वापस आ जाते हैं ऐसी खतरनाक बिल्डिंगों में रहने के लिए। मुंबई का साकिनाका इलाका। घर की कीमत क्या होती है ये इन लोगों को देखकर समझ लीजिए। यहाँ मौजूद ये झुग्गी झोपड़ियां गैर कानूनी हैं, ये हर कोई जानता है। कई बार यहाँ के लोगों को नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं, जान की कीमत पर भी नहीं। बीएमसी नोटिस देती है, हम अपनी मजबूरी से यहाँ रहते हैं। ठाणे में हुए हादसे के बाद प्रशासन की सख्ती बढ़ी है और इन्हें बाहर निकलने को कहा जा रहा है, लेकिन इनके पास दूसरा कोई आसरा नहीं है, लिहाजा यहाँ रहना इनकी मजबूरी है। कांस्टेबल आते खाली करो बोल देते बस चले, दोबारा नहीं आता कोई। हर साल मानसून में यहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं और कई बार इन घरों में रह रहे लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इतने हादसों के बाद यहाँ के घर आबाद हैं। बीएमसी हर साल नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लेता है। ये साकिनाका का वो इलाका है जहां हर साल बीएमसी इन लोगों को नोटिस देती है, जहां हर साल हम भी आते हैं, मगर समस्या का कोई समाधान अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। ये वो इलाका है जहां पे लोग हर घड़ी हर बरसात मौत के साए में जीते हैं। हादसों के बाद कुछ दिनों तक यहाँ शेल्टर का इंतजाम जरूर होता है, लेकिन बाद में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है और ये वापस आ जाते हैं खतरों से भरे अपने पुराने घर में, क्योंकि इन्हें पता नहीं आखिर इन्हें जाना कहाँ है। महानगर पालिका, पुलिस डिपार्टमेंट, अन्य जो कलेक्टर के डिपार्टमेंट, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने से कई बार इन शेल्टरों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचती है और हादसे के वक्त कई लोग उधर पहुंच नहीं पाते हैं और उनका नुकसान होता है। मुंबई शहर को हादसों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की दो तस्वीरें हैं, एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चकाचौंध भरी तेज रफ्तार जिंदगी, और दूसरी तरफ ये झुग्गियां जहां जिंदगी हर पल संघर्ष करती है, दिन में जीने के लिए और रात में जान बचाने के लिए, क्योंकि रहने के लिए छत जरूरी है। तेज के लिए मुंबई से आदित्य अमन।